हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास वर्मा और मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। पूछे जाने की संभावना उनकी ज़्यादा है। जो मैंने कुछ टॉपिक्स अभी पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसा आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, आंकड़े और सूचना को परिभाषित कीजिए। आंकड़े मतलब डेटा। कंप्यूटर में दी जाने वाली वे जानकारी जिनको विश्लेषित कर मतलब उनको प्रोसेस कर कंप्यूटर जो आउटपुट प्रस्तुत करता है वो सब डेटा होता है या आंकड़े होते हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर विश्लेषण हेतु एक आधारभूत तथ्य भी कहा जाता है। सूचना क्या होती है? मतलब इंफॉर्मेशन। जब आंकड़ों को प्रोसेस किया जाता है, उन पे जब विश्लेषण किया जाता है, आंकड़ों के विश्लेषण के बाद जो रिजल्ट निकलता है हम उसे सूचना कहते हैं। सूचना मतलब एक जिससे हम अर्थपूर्ण ज्ञान बोल सकते हैं, जिससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आंकड़े होते हैं रो या फैक्ट, जिनसे हम पता नहीं लगा सकते, बट उनको अगर एक वे में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे हम उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएँ, उसका अर्थ समझ पाएँ, उसे हम सूचना कहते हैं। उसके बाद हम इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आंकड़े जो कंप्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाला रो माल होता है, मतलब रो मटेरियल होता है, कच्चा माल। जबकि सूचना एक मतलब जो तैयार माल होता है, उसके बाद जो प्रोसेस करने के बाद जो होता है जिसे हम समझ सकते हैं वो, तो ये एक बनता है, ये रो मटेरियल होता है। ये ध्यान रखना है। आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले पाना असंभव है, मतलब उस पर हम निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ पे हम उस पर इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, तो हम उस पर निर्णय ले सकते हैं। आंकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि सूचना एक निश्चित अर्थ होता है, अर्थहीन होता है। तो ये कुछ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीक से क्या आशय है? थोड़ा बहुत ऊपर कुछ बचा हुआ है। आंकड़े व सूचना के अंतर को स्पष्ट करने के लिए नीचे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी का रोल नंबर, नाम और उसके प्राप्तांक, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु जब इनको व्यवस्थित एक रिपोर्ट या मार्कशीट के रूप में हम प्रदर्शित कर दिया जाता है तो ये एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है, मतलब इसे सूचना में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आता है, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना तकनीकी क्या है? एक तरह से सूचना तकनीकी क्या है? तो ऐसी तकनीक जो विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का अल्प श्रम और समय में प्राप्त करने के लिए उपयोग में की जाती है। मतलब कम टाइम और कम मेहनत लगे और उसको यूज कर सकें हम। ऐसी तकनीक जिससे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मतलब कम मेहनत और कम टाइम में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सके, उसे हम सूचना तकनीकी कहते हैं। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? डेटा कंप्यूटर में कितने प्रकार के होते हैं? आधुनिक जो मॉडर्न कंप्यूटर से ग्राइंड किए जाने सकने वाले डेटा जो 4 प्रकार के होते हैं आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर में होता है। रिटर्न डेटा, एक होता है वीडियो दृश्य डेटा, एक होता है ऑडियो जिसे बोलते हैं श्रव्य डेटा, मानवीय अनुभूतियाँ चेष्टा के अनुरूप, और ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मानव पे किस प्रकार की वो इंफॉर्मेशन है। तो ये 4 तरह के डेटा होते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम मतलब एक्ट का IT एक्ट सबसे पहले कब लागू हुआ? सन 2000 में। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो इसका एक्ट है उसमें क्या क्या बताया गया है? इसका है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के कानूनों को मान्यता देता है।
EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के कानून हैं उनको मान्यता ये देता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा या फाइल चेंज करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक हम डेटा चेंज करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो सब जो कानून उनको मान्यता ये देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रचार प्रसार करना, ये जो करते हैं अपन, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, वो सब। उसके बाद सरकारी विभागों का जो सारा कामकाज है वो ऑनलाइन होना, ये सब IT एक्ट के उद्देश्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किन पर लागू नहीं होता, और देखें तो किसके पे नहीं लागू होता। पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी, तीसरा है ट्रस्ट, चौथा है विल्स यानी वसीयत, पांचवा अचल संपत्तियों का अनुबंध, बिक्री या उपयोग सुविधा, छठा है संघीय सरकार द्वारा सूचित अन्य प्रकार के दस्तावेज और लेन देन, इन पर लागू नहीं होता। ये 6 चीज़ें हैं। क्या क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, वसीयत या अचल संपत्ति का अनुबंध, बिक्री या सुविधा, संघीय सरकार के द्वारा सूचित अन्य प्रकार से दस्तावेज या लेन देन। नेक्स्ट, डिजिटल सर्टिफिकेट से आप क्या समझते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट से मतलब होता है कि सारा काम कंप्यूटरीकृत हो जाना, जिससे सर्टिफिकेट देने वाला और जो पाने वाला अपने रिकॉर्ड को आसानी से आदान प्रदान कर सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब अपने जो सर्टिफिकेट है उसको लेने या कहीं कॉलेज में लाने या ले जाने की दिक्कत ख़त्म हो जाती है उससे। ऑनलाइन उस पर साइन होता है, उस पर कोई भी बीच में एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बीच में कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो एनक्रिप्शन से रिलेटेड होता है ये। सूचना तकनीकी का वर्तमान जीवन में क्या उपयोग है? सूचना तकनीकी का वर्तमान जीवन में क्या क्या उपयोग है? वर्तमान जीवन में सूचना तकनीकी अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हस्तक्षेप के बाद से सूचना का आदान प्रदान अत्यल्प टाइम में, मतलब कम टाइम में होने लगा है। हम किसी को पेजर के द्वारा सूचना को क्षणों में ही भेज सकते हैं। सेलुलर फ़ोन पर रेंज के अंदर किसी भी स्थान पर बात कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पल भर में विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके हम समूचे विश्व से जुड़ सकते हैं, यहाँ तक विश्व के विभिन्न स्थानों पर बैठे लोगों से कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन मीटिंग भी हम कर सकते हैं। जूम मीटिंग जैसा कि आजकल चल रहा है कोविड के टाइम पे। इसके बाद सीक्रेसी से आप क्या समझते हैं? सीक्रेसी क्या है? सीक्रेसी मतलब एक तरह से आपकी आइडेंटिटी छिपाने से रिलेटेड, हमारी गोपनीयता कहा जा सकता है। गोपनीयता से मतलब है कि डाटा का उपयोग एक ऑथोराइज व्यक्ति ही कर सके। व्यक्तियों को डाटा पढ़ने मतलब रीड और उसको चेंज करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो केवल वह डेटा को चेंज नहीं कर सकता, ओनली दे कैन रीड, मतलब उसकी वो मतलब पर्टिकुलर लिमिट सेट करता है कि वो रीड कर सकता है या फिर उसको चेंज कर सकता है। दिस इज सीक्रेसी कहते हैं। उसके बाद होता है ऑथेंटिकेशंस। ऑथेंटिकेशंस का मतलब होता है कि एक प्रकार का सुरक्षा का एक तरीका है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है। चूँकि व्यक्ति के शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगाता है, अर्थात उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो सिर्फ और सिर्फ उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यह मानकर चलता है कि व्यक्ति विशेष सूचना देता है और वही उसको यूज़ करता है। मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे अपन करते हैं जनरली कंप्यूटर में। उसके बाद आता है प्लेगरिज्म।
प्लेगरिज्म से आप क्या समझते हैं? किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे लेखक की भाषा और विचारों का उपयोग करीबी अनुकरण कर स्वयं का मौलिक कार्य होने का दावा करना, मतलब एक तरह से दूसरे के कॉपीराइट को छीनना। यानी किसी ने लिखा कुछ चीज़, बट वो कह रहा है कि ये मैंने लिखा है, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति की लिखी हुई चीज़ को चुराना, विचार से उसके थॉट्स, उसकी लैंग्वेज, तो ये सब प्लेगरिज्म कहलाता है। एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। क्या चीज़ होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा साइंस, टेक्नोलॉजी, साहित्य, लिटरेचर और कल्चर के किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के मौलिक बौद्धिक कार्य अथवा क्रिया के कारण प्राप्त कानूनी अधिकार से संबंधित है। एक कलाकार के द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार के द्वारा बनाए गए संगीत, एक कवि और लेखक के द्वारा लिखे गए लेख और काव्य पर व्यक्ति, संस्थागत संगठन विशेष का मालिकाना हक होता है। उस व्यक्ति या संस्था विशेष के द्वारा अपने द्वारा बनाए गए मौलिक कौशल कार्य का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः व्यक्ति संस्था को अपने कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए इस बात का निर्णय करने का अधिकार होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नकल, चोरी करने की प्रवृत्ति को रोकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के हेतु यूनाइटेड नेशन के द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस, की स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। विश्व के 184 देश वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। कितने? 184 देश। यह 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है और भारत इसका एक संगठन का सदस्य भी है। तो ये हमने पढ़ा बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या चीज़ होता है। मतलब किसी एक लेखक के द्वारा लिखे गए ये सब लेख के द्वारा उसका एक हक होता है, कॉपीराइट्स बोल सकते हैं, कोई चुरा नहीं सकता, नकल नहीं कर सकता। ये रोकने के लिए ये वीपो ने एक संगठन बनाया था। उसके बाद आता है साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? यह लॉ को साइबर स्पेस चलाता है। साइबर स्पेस क्या चीज़ होता है? साइबर स्पेस में ये नीचे 5 चीज़ें होती हैं, उसमें मिलाकर साइबर स्पेस होता है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड डेटा व ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, नेटवर्क और इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए ही साइबर लॉ बनाया गया है। मतलब साइबर स्पेस में क्या क्या चीज़ आ गई? इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर और डेटा और सॉफ्टवेयर, इनको सिक्योर करने के लिए ही साइबर लॉ बनाया गया। ये लॉ भारतीय जो संविधान को साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी की अवधारणा प्रदान करता है। साइबर रेगुलेशन और उसकी एडवाइजरी कमेटी की अवधारणाएं लॉ प्रदान करते हैं। साइबर लॉ सूचना तकनीक अधिनियम 2002 की मुख्य बिंदु क्या क्या है वो निम्न है। पहला है क्या क्या बताया गया साइबर लॉ में। इसके जो 2 एक्ट है, IT एक्ट 2000, उसमें चैप्टर 2 क्या बताता है? अधिनियम के तहत सब्सक्राइबर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अफिक्स कर सकता है। यानी जो आपने डिजिटल सिग्नेचर की बात करी, कोई भी व्यक्ति पब्लिक की के द्वारा से रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, मतलब पब्लिक की तो रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, बट कैन नॉट चेंज।
चेंज करने के लिए आपको प्राइवेट की चाहिएगी। ये सभी क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, आगे बताऊंगा मैं। कंप्यूटर नेटवर्क में पार्ट आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी का, छोटा सा चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद चैप्टर जो इसके पार्ट 4 जो है उसमें क्या बताया है, अधिनियम के तहत रेगुलेशन और प्रमाणिक अधिकारिता को बढ़ावा दिया गया तथा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सुपरविजन किया जाएगा। ठीक है। और चैप्टर 7 में सब्सक्राइबर में ड्यूटीज यानी कर्तव्य के बारे में लिखा गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित ऑपरेशन को यह मैनेज करता है। फिर चैप्टर 9 में कंप्यूटर के अपराध या दोष दंड के न्याय संबंधी नियम दिए भी गए हैं। 4 चीज़ें हैं जो IT एक्ट में दी गई हैं, आप इनसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है पूछ ले, लेकिन बात इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ये पुस्तक है साइबर लॉ के क्या क्या लाभ हैं। IT एक्ट 2000 लोगों को खरीदारी लेन देन में भय रहित वातावरण प्रदान करता है। मतलब आपको डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ई-कॉमर्स का भी इसमें पार्ट है। IT एक्ट के कारण प्रचार प्रसार करने का उनके पास अधिकार है, तो इससे कोई आपको डर नहीं, आप ई-कॉमर्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यह नियम ई-कॉमर्स ईमेल को एक लीगल संरचना के लिए तरीका प्रदान करता है। ई-कॉमर्स तथा ईमेल को एक लीगल संरचना भी यह प्रदान करता है। डिजिटल सिग्नेचर का वैधानिक रूप तथा प्रदान करता है ये भी। और लो कॉर्पोरेट कंपनी और बिजनेस में डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणित करने का यह अधिकार, कॉर्पोरेट जो कंपनी में आपने कभी काम किया तो वहाँ डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं डिजिटल सिग्नेचर से। जैसे टैक्सेशन सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने काम किया तो मेरे को पता है वहाँ पे यूज़ होता था ऐसा। यूजर को कंप्यूटर डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। यूजर के कंप्यूटर डेटा को सुरक्षा प्रदान करता था, बताता है कि यदि कोई कंपनी के डेटा या सिक्योरिटी को तोड़ता है तो 1 करोड़ या इससे कम चार्ज करता है। यूजर के कंप्यूटर डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है IT एक्ट, साइबर लॉ। यदि कोई कंपनी के डेटा या सिक्योरिटी को तोड़ता है तो 1 करोड़ तक का इससे कम का चार्ज साइबर लॉ के अंतर्गत लगता है। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वृत्ति का क्या मतलब है। मतलब जो अभी क्या क्या चीज़ें अभी IT में आई हैं, क्या क्या बन सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ आप, मतलब क्या क्या इसमें फील्ड है आपके लिए। सूचना तकनीक में आप एनिमेशंस में जा सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप वेब पेज डिज़ाइनर, वेब में डेवलपर बन सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बन सकते हैं, नेटवर्क मैनेजर आप बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिन बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट आप बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियंस, कंप्यूटर इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपके लिए कैरियर है। ये IT के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको कवर कर लूँगा। तो आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिट करिए और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लाता रहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।